अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट में वकला की तरफ से F8 की जो कचहरी को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ जो वाक़या पेश आया। इसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं और जोड़ तोड़ जो शुरू हो गया। और इसके अलावा इस्लामाबाद में एक और भी बहुत अहम वाक़या जो मुलाजमिन सरकारी मुलाजमिन का पेश हुआ और उस पर भी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए। तो आज हम इन तीन इशू पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो पैनल में मौजूद हैं गेस्ट, उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ। RI जंजुआ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही मौजूद हैं मोहम्मद अफजल जोया साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जोया साहब। जोया साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। जिस तरह अभी सेनेट के इंतखाब होने जा रहे हैं, इसके अलावा 2018 में कोई ऐसी वीडियो भी सामने आई जो आपने देखा कि उस पर भी कोई पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया गया, कुछ ऐसे मामला हुए कि सेनेट के जो इंतखाब ये होते हैं वो पैसे के ज़ोर पे होते हैं। इसके अलावा अभी ओपन बैलेट की भी बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ओपन बैलेट से जो है दानदही जो पैसे का मामला था ये ख़त्म हो सकेंगे? व्हाट्सएप जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 2018 में जो मंजर आम पर आई है, ये हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक चीज़, ये शर्मनाक वीडियो है कि ऐसे लोग ऐवान बाला में, अपर हाउस में, सेनेट में और पार्लियामेंट में जो बैठ के इस मुल्क के आवाम की तकदीर का फ़ैसला करते हैं, जो कानून साजी करते हैं, जब वो इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, इस तरह का लेन देन करेंगे और अपना वोट की कीमत वसूल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो कीमत वो वसूल करेंगे तो वो कीमत अदा करने वाले सबसे पहले तो अपनी वो वसूलियाँ करेंगे। जब वो सेनेट में आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद आवाम के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले सकें, आवाम के लिए कोई ऐसी कानून साजी करें जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा जोया साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह आपने देखा है पहले भी, इस तरह जब हुकूमत बनाई गई तो आपको पता है जहांगीर तरीन ने बहुत काम किया PTI के लिए। इसी तरह मामला किए, जो भी MP थे उनको भी ये तो काम इनकी हुकूमत में ही था। जैसे इन्होंने कहा कि हमने पैसे का मामला बिल्कुल। अब जो ओपन बैलेट है, क्या आप समझते हैं कि PTI को क्या इससे फ़ायदा होगा? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है, जी जी, आईन पाकिस्तान है, उसके आर्टिकल 226 के तहत आप ओपन बैटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। अब चूंकि इसमें सदारती आर्डिनेंस आ गया है और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समात है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फ़ैसला करती है कि आया ये ओपन बैटिंग होनी चाहिए या सीक्रेट बैटिंग होनी चाहिए। ठीक है जंजुआ साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आता हूँ। जिस तरह अभी बात की जा रही है कि ओपन बैलेट के PDM इसका मुखालफत कर रही है कि ये इस पे ओपन बैलेट पे नहीं होना चाहिए। अगर ओपन बैलेट पे इंतखाबात होते हैं तो क्या अब शफाफ होंगे इंतखाबात? भट्टू साहब, बात ये है कि लकीर की इस तरफ और लकीर की उस तरफ दोनों तरफ बिकता है। जी जी, तो बिकाऊ तो दोनों तरफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इससे PTI को खास फ़ायदा होगा या PDM को क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये कि चीज़ें जो अंडरग्राउंड होनी है, जो हिडन होनी है, कम से कम वो कुछ बेहतर होंगी, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन ये कि उसमें कम से कम ये होगा कि जो चीज़ें इनडायरेक्टली, जिस तरह आप वीडियो सामने आई हैं, वो इतने नोटों की गड्डियाँ, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि ये तो शर्मनाक बात है, शर्मनाक फेल है कि आप ये बताएं कि ये वोट जो अवाम इनको देकर भेजती है, अपने अवामी नुमाइंदे, और अवामी नुमाइंदे जाके बिकते हैं और वो बिक के जब सेनेट में वो अपना नुमाइंदा खड़ा करते हैं और वो नुमाइंदा जब सेनेट में, की बेहतरी कहाँ से होगी, की बेहतरी कहाँ से होगी? ये तो पहली वो बात है जिसको होना ही नहीं चाहिए सिरे से। और ओपन बैलेट की जो बात आप करते हैं, पहले शो ऑफ हैंड की बात चल रही थी, लेकिन कानून में जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस तरीके से कर ली जाती। यहाँ असेंबली में अगर कोई तरमीम कर दी जाती, कोई इस हवाले से कोई नई चीज़ आती, तो फिर हम उसके ऊपर को बात करते। लेकिन ये जो चीज़ है कि ओपन बैलेट उन्होंने इसलिए किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दी है कि कम से कम जो वोट डालेगा उसका नाम लिखा होगा उसने किसको वोट दी। तो मेरे ख्याल से इसमें कानून में गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन हम अपनी जो समझते हैं कि कम से कम ये इस वीडियो के बाद ये ज़रूर होना चाहिए कि चाहे जिस तरफ से भी हो वो बेनकाब हो, वो कम से कम नाम लिखा जाए उस सामने। तो आवाम को समझते हैं कोई रिलीफ मिला है इस हुकूमत से? अवाम को तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला जी। अवाम को तो ये, अवाम को रिलीफ मिलता तो आपके सामने ये जो है इतनी मछली मंडी बनी रही, इतना बाजार बना रहा है, इतनी धक्कम पेल और इतनी कमसान की जंग हुई है, तो अगर ये अवाम को कोई रिलीफ मिला होता तो अवाम रोडों पर क्यों आती? अवाम तो आप बताएं कि ज़िंदगी का हर तबका फ़िक्र जो है, और उसके अलावा जितने लोग हैं जो माशी तौर पर
इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी तकरीबन जो है ना बेजार हो चुके हैं। उसकी वजह हम ये नहीं कहते कि हालात क्या होंगे, आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको कम अज़ कम इस हवाले से ज़रूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वो आवाज़ उठाने के चक्कर में पिछले 3-4 महीने से तो सेनेट खेला जा रहा है, और PDM भी इसी चक्कर में और गवर्नमेंट भी इसी चक्कर में कि सेनेट में क्या होगा, अक्सरियत किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। ये तो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, कुछ दिन की बात रहेगी, चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, फिर देख लेते हैं। चलें, हम जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी कि अभी सेनेट के मामला की वजह से ये नहीं हो रहा, अभी ये नहीं हो रहा, हम ये करेंगे। आपके सामने महंगाई, पेट्रोल और बिजली और कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि IMF को भी मामला आपके सामने हैं, सारे जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ें वक्त हालात के साथ ही पता चलेगा क्या है। जो है आवाम को भी इससे कोई सेनेट के इलेक्शन से फ़ायदा होगा कि आप समझते हैं कि जब आवाम वहीं खड़ी है जहां आज से 3-4 साल 5 साल, वैसे 2-3 साल से तो अब महंगाई ज़्यादा हुई है, तो अब आवाम को भी कोई रिलीफ देने के लिए कोई तवज्जो है हुकूमत की? भुट्टो साहब, सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट के जो नुमाइंदों का जो चुनाव किया जाएगा सेनेटर्स का, तो वो चुनाव कौन करेगा? वो लोग करेंगे जिनको अवाम ने चुनाव किया, जिन लोगों का, वही इनको सिलेक्ट करेंगे ना। जी बिल्कुल। अब देखें, अवाम ने वोट दिया मौजूदा गवर्नमेंट तरीके इंसाफ को कि उनके मसाइल का अजाला, उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अवाम के आप देख लें कि अवाम की जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बेरोज़गारी है इस मुल्क में, और मौजूदा गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है, सिवाय इसको एक दूसरे को नीचा दिखाने के मेरा ख्याल है कि और कोई काम नज़र नहीं आ रहा। आप अखबारात उठा लें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया देख लें, यही है। PDM ने ये फैसला कर लिया है, PDM 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रही है। जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने जनाब उस लॉन्ग मार्च को रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। खुदारा इस अवाम के लिए भी सोचें। अवाम ने आपको मुंतखब किया, आपको मुंतखब करके इन अवानों में बिठाया है। किस लिए बिठाया है? कि आप उनके लिए कानून साजी करें, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। उसमें अवाम परेशान है, अवाम के ना तो अपोजिशन बात करती है ना हुकूमत बात करती है, तो अवाम की कौन बात करेगा? आपके सामने ये तो ऐसी एक जनरल बातें हो जाएंगी ऐसी कि जी ये होगा तो वो होगा, लेकिन अभी अवाम जो है वो तो सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के चक्कर में फंसी है। वो इनको सिलेक्टेड कहते हैं, ये उनको रिजेक्टेड कहते हैं कि जी, और वो एक अवामी जो बात है जो आपने आगे कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, हुकूमतें बनती इसलिए हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, और अवामी हुकूमत जब आती है तो वो अवाम की बेहतरी की बात करती है। तो अवाम की बेहतरी होती तो आपके सामने इतना बड़ा मुजाहरा और इतना कुछ हुआ है, तो वो वही लोग थे, वही तबका है, गरीब तबका है। ये तो वो तबका था जो कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन थे, या वो लोग जो अपनी आवाज़ लेके पहुँच गए। एक इसके अलावा भी एक तबका है जो दिहाड़ीदार है, जो अपनी मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी अपनी, आप यकीन जानिए मतलब उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल ही, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो वो जो 500-600-700 की दिहाड़ लगाता है या 1000-1200 रुपये पे दिन को काम करता है, कभी दिहाड़ी मिलती है नहीं मिलती, तो असल तो रोना ये है कि वो दिहाड़ीदार कहाँ जाएगा। चलो ये तो फिर कुछ सूखी भी खा लेगा, पानी के साथ खाएगा, लेकिन वो जो भूखा है जिसको मिलेगा नहीं, उसके लिए क्या होगा? तो हम तो इनसे कहते हैं, अपील करते हैं कि मेहरबानी करें और आवाम के बारे में सोचें। अच्छा, जो ये सब अभी सरकारी मुलाजमीन का तो मसला हल हो गया, उनकी 25% तनख्वाह बढ़ा दी गई। अब जो आम आदमी है, जो है दिहाड़ीदार है, जैसे देखें फ्री लांसर है, जो 14,000 रुपये सैलरी या 15,000 या 18,000 लेता है, तो उसके जो मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं, उनके मसाइल पे तो नज़रसानी नहीं की गई। अब सरकारी मुलाजमीन, उनको पता था कि ये सिस्टम को चला रहे होते हैं, अगर इनके साथ कोई ऐसा मसला किया गया तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह। अब आवाम के लिए भी कोई ऐसा कदम इन्होंने उठाया है जो कि वो पूरा आवाम के लिए कोई रिलीफ साबित हो? बहुत से वादे किए गए हैं, अभी से अब स्टार्ट हो गए हैं कि रमज़ान में हम 300 कुछ बाज़ार लगाएंगे। जो पहले बाज़ार लगाए हैं, जो इन्होंने पहले वादे किए आवाम से, वो पूरे किए। जैसे अब इस्लामाबाद में कहा गया कि हम सस्ते बाज़ार लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई वादा इन्होंने पूरा किया? भुट्टो साहब देखें, मौजूदा गवर्नमेंट का पहले 100 दिन का जो प्लान था, फिर बाद में वो 6 माह में हो गया, फिर साल में हो गया। अब देखें, खाली वादों से तो लोगों का पेट नहीं भरता। जी बिल्कुल। जब तक आप प्रैक्टिकली उनको रिलीफ नहीं देंगे, जब उनके लिए आप काम नहीं करेंगे, तो देखें दिहाड़ीदार तबका जो मेरे भाई ने जिक्र किया है कि देखें वफाकी मुलाजमीन जो हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्होंने धरना दिया, एहतजाज किया, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 25% इंक्रीज़ कर दी गई हैं। लेकिन जो हमारा गरीब पिसा हुआ मज़दूर, किसान, इनके जो मसाइल हैं,
इनके जो इनकी जो तकलीफ़ें हैं इनका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। 2.5 साल आपने गुजार लिए हैं, अब 2.5 साल का आपके पास टाइम है, तो खुदारा इनके लिए कुछ करें। अगर ये टाइम आपके पास है, इसको गनीमत जानते हुए इस आवाम के लिए कुछ करें, ना कि आपस में जो आपने खेल शुरू किया हुआ है अपोजिशन और हुकूमत ने कि एक दूसरे को हमने जो है वो गिराना है। इससे बाहर निकलें, मसाइल पर तवज्जो दें। आवाम के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, डेवलपमेंट है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इस पर आप नज़रसानी करें, इसको आप कंट्रोल करें। क्या वजह है कानून और इंसाफ के अदारे आपस में उलझ रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो साहब, मैं आपकी पहले वाली जो बात है ना जी, उससे इख्तलाफ करूंगा कि जो आपने कहा है कि वकला ने अदलिया पर हमला किया है। जी जी, जी। देखें, वकला अपने राइट्स के लिए, अपना हक के लिए निकले हैं। वो एहतजाज करना हर बंदे का राइट है। जी बिल्कुल। ये कहना कि वकला ने अदलिया पर हमला किया है, जी, ये बात गलत है, मैं एग्री नहीं करता। जी जी, आपके तवस्सुत से मैं ये भी बताता चलूँ कि बाज़ मीडिया के लोग जहाँ भी वकला का कोई मसला होता है, जी जी, कोई मामलात होते हैं या वकला एहतजाज करते हैं, जी, जी। तो आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं वकला गर्दी। प्लीज़ इससे इज्तनाब किया करें। देखें, एहतजाज करना हर बंदे का राइट है। जी जी, अब किसी का घर आप रात की तरीकी में गिरा दें, जी, जी। तो फिर आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या वो अपने राइट के लिए नहीं निकलेगा? क्या वो अपने राइट के लिए एहतजाज नहीं करेगा? ये कहना कि वकला ने हमला किया, ये बात गलत है। देखिए, बार और बेंच जी, जी। ये गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्कुल। इनके बगैर जस्टिस, जो इंसाफ का जो निज़ाम है, ये नहीं चल सकता। अब देखें, हमला तो किया वकला के चैम्बर्स पर, जो उनके चैम्बर्स जो गिराए गए हैं, ये किसने किया? ये सीडीए और इंतज़ामिया ने किया। जी जी, जब ये चैम्बर बन रहे थे उनको नज़र नहीं आ रहा था। जब बन चुके हैं, वकला के वहाँ कीमती डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वहाँ वकला की वो केसेस की फाइल्स मौजूद हैं, और रात की तरीके में आकर उनको बलडोज करना, उनके जो चैम्बर्स हैं उनको गिरा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा जोया साहब, जब हुकूमत की ज़मीन पे काम हो रहा होता है, जब कोई चीज़ बन रही होती है, हज़ारों कनाल पे जो सोसाइटियाँ बन जाती हैं, जब उन पे खरीदो फरोख्त जारी होती है, क्या आप समझते नहीं कि इंतज़ामिया को उस वक्त बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए? जब आप उस वक्त कार्रवाई करते हैं जब हज़ारों लोग वहाँ रहाइश पजीर हो जाते हैं, जब ये बन रही होती है उस वक्त उस पर काम किया जाए तो अच्छा हो। जब हज़ारों लोग वहाँ रहाइश पजीर हो जाते हैं तो फिर इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाने, उसको फिर अगर कोई ऐसे अनलीगल है एक्टिविटी तो उसको किसी अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, नहीं तो उसे गिरा देना चाहिए। देखिए जी, जब भी कोई इलीगल सोसाइटी बनती है, बनाने से पहले बनाने से पहले उसमें चंद लोग इन्वॉल्व होते हैं, 4 से 5 लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब उसी सोसाइटी पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, वहाँ अपने घर बना चुके होते हैं, वहाँ पर गलियाँ और पार्क्स वगैरह बन चुके होते हैं, वहाँ पर गेट बन चुके होते हैं, उस वक़्त ये गिराना मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा इक़दाम है। देखिए, सबसे अदारा है ना, अदारे बैठे हुए हैं, एक उनको पता है, ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इस पे कोई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उनको सारा पता होता है। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त नहीं गिराया जाता जब वो चंद लोग होते हैं। ये उस वक्त एक्शन लेते हैं जब उसमें हज़ारों लाखों लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जंजुआ साहब, प्रोग्राम के लास्ट में है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारी कौलो फेल का जो तजाद है इस कौम के अंदर सबसे बड़ा, हुकूमत से मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को अगर खान साहब बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर करें। वो इदारे जो इनसे रिलेटेड है, मेरी चंद गुजारिशात आप कह लें कि हमारे कौमी ज़ुबान उर्दू थी और उसको सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज करने का एक नोटिफिकेशन मेरी नज़रों से गुजरा था, लेकिन वो राइज नहीं हो सकी। तो ये दो तरह का जो सिस्टम है, इस दो तरह की चीज़ों को, कोलो फेल के तजाद को ख़त्म होना चाहिए। कौम क्रिकेट पसंद करती है, हम उन्हें कहते हैं नहीं, आप हॉकी को जो है ना, हमारा कौमी खेल है, हमारा कौमी परिंदा चकोर है और हम घर में मुर्गियाँ और कबूतर पालते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मुर्गियाँ पालें। तो बात यह कि ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, कोलो फेल का तजाद ख़त्म करना पड़ेगा, अवाम की बात करनी पड़ेगी, अवाम का हक उनको देना पड़ेगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जी, अफजल जोया साहब बहुत शुक्रिया, और जंजुआ साहब आपका भी तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि असलाह की जाए, किसी अदारे को हम टारगेट नहीं करते, तो जितनी सलाह हो सके वो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। आज के प्रोग्राम से रिजवान वट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।